बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 कारकुनों और रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 9 मई से रिलेटेड ये केसेस थे। इनमें हमारे एमएनए अहमद चट्ठा और साबिक एमएनए बने थे फॉर्म 45 पर, फिर उन्हें उनसे छीन ली गई उनकी सीट। एमएनए बनने के बाद, हल्फ लेने के बाद उनसे छीनी गई। बिलाल इजाज और उसके साथ साथ अहमद खान बच्चर, ये वो तमाम दोस्त हैं। अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। इन तमाम दोस्तों को 10-10 साल की, और इसके साथ हमारे 32 वर्कर्स हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। पहले कुछ फैक्ट्स रखते हैं आपके सामने, फिर बताएंगे कि ये सज़ाएं इस वक्त क्यों सुनाई जा रही हैं, फील्ड मार्शल साहब को इनका क्या फ़ायदा है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और फिर और भी कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो ये मियांवाली के अंदर ये वकूआ बनाया गया था 9 मई का, और थाना मूसा खेल गालिबन था जिसके अंदर ये केस रजिस्टर्ड किया गया था। ट्रायल इसका जब चल रहा था तो इस केस के अंदर जो मेन शख्स जिसे नामजद किया गया था उसका नाम था तारिक ठेकेदार। कहा यह गया था कि तारिक ठेकेदार वो शख्स था जो वीगो डाला लेके आया था और उसने लोगों को इकट्ठा किया, वर्गलाया, भड़काया और ये सारा हमला करवाया। तारिक ठेकेदार ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मेरा अब पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, मैं फील्ड मार्शल साहब के हाथ पर बैत करता हूं। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एफआईआर के अंदर जो मरकजी मुलजिम था उसको छोड़ दिया गया, उसको बाइज्जत छोड़ दिया गया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाकी लोग जो एफआईआर के मुताबिक उनके जुर्म में उनके साथ शरीक थे, उनको आज 10-10 साल के लिए लटका दिया गया। इसमें कोई तफरीक नहीं रखी गई कि किसी ने आग लगाई या तोड़फोड़ की या किसी को जख्मी किया या हमला किया या कोई महज खड़ा रहा। कोई किसी का कुछ भी एक्ट था, सभी को 10-10 साल सजा दे दी गई है बगैर किसी तफरीक के। अब ये 10 साल की सजा क्यों दी गई है? ताकि ना ही इनकी जमानत हो सके और ना ही सजा सस्पेंड हो सके। अगर सजा 7 साल तक हो तो आप उसकी जमानत भी जल्दी ले सकते हैं और सस्पेंशन भी करवा सकते हैं। जब सजा 7 साल से ऊपर दे दी जाए तो फिर जमानत भी जल्दी नहीं होती और सस्पेंशन भी नहीं होती। आपको कम से कम आम जो रूटीन है आम कैदियों की, उसमें 2-3 साल आपको कम से कम जेल में, कम से कम 2 साल आपको गुजारने पड़ जाते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो आज डेवलप की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अहमद खान बच्चर जो हमारे पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनको भी सजा दे दी गई है, अहमद चट्ठा और बिलाल इजाज। अब पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ इसका ये है, एक तो जाहिर है डर और खौफ बैठाना है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब की अभी जो ताकत की उनकी तलब है वो पूरी नहीं हुई, वो अभी मजीद कैप्चर करना चाहते हैं चीज़ों को। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि अब जैसे चट्ठा साहब या अहमद खान बच्चर साहब की जो भी सीट खाली होगी उस पर इंतखाबात करवाएंगे और फिर इंतखाबात करवाने के बाद वो सीटें नून लीग को दी जाएंगी। जैसा हमने आपको बताया था कि एक तरीका वारदात ये ढूंढा गया है कि नून लीग की सीटें अकेले पूरी की जाएं और उसके बाद पीपल्स पार्टी को किसी तरह से अपोजिशन में लाया जाए या रहने दिया जाए उधर भी, लेकिन नून लीग को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, और ताकि तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडरशिप से भी महरूम कर दिया जाए और तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने या फिर इसी असम्बली को अगले 5 साल और तोसी देकर इसे 2034, 35, 33 जहाँ तक दिल करे फील्ड मार्शल का, वहाँ तक इसी असम्बली को रखें और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट बन जाए। ये वो तमाम प्लान है जिसको पूरा करने के लिए ये सजाएं दी गई हैं और आपके सामने हमने इसकी तफसील रखी है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी इंपॉर्टेंट है। जज नईम शेख जिन्होंने ये सजाएं दी हैं, ये पहले यहाँ पर जज नहीं थे। इनसे पहले यहाँ पर जज मोहम्मद अब्बास थे, याद कीजिए। वही जज मोहम्मद अब्बास इसी मुकदमे को सुन रहे थे, इसी अदालत में सुन रहे थे जब उनको इसी अदालत के अंदर यरगमाल बना लिया था आईएसआई ने और पाकिस्तान की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। याद कीजिए, जज मोहम्मद अब्बास साहब ने एक खत लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक को, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें प्रेशर के साथ जोर ज़बरदस्ती इस मुकदमे का उनसे फैसला लेने की कोशिश की गई थी। उन्हें यह कहा गया था कि आप किसी को ज़मानत नहीं देंगे और ज़ाहिर है इनको सजाएं देंगे। वो ज़मानत दे रहे थे क्योंकि उनके ख्याल में ये ज़मानत बनती थी। पहले बहावलपुर में उनके रिश्तेदारों के या उनके अपने घर जो आबाई घर था उसके ऊपर गैस के मीटर को तोड़ा फोड़ा गया, उन पर जाली बिल डाले गए, उनको हरास किया गया। बात नहीं बनी तो सरगोदा में उनकी अदालत के ऊपर फायरिंग की गई, ट्रांसफार्मर को गोलियां मार के उड़ा दिया गया, फिर उनको यरगमाल बना लिया अदालत के अंदर। उससे भी बात ना बनी, ज़मानत उन्होंने दे दी तो शाम को जो उनका कोर्ट का अमला था उनको उनके घर पे ज़बरदस्ती जाकर अगवा कर लिया गया और उन्हें कहा गया कि आप लिख कर दें कि आज ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। जस्टिस शहजाद मलिक ने इस पर सख्त एक्शन लिया था, बहुत बुरा बनाया था और उसके बाद जस्टिस शहजाद मलिक साहब की लाहौर हाई कोर्ट से छुट्टी करवाकर एक जूनियर जज जस्टिस आलिया नीलम साहबा को वहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया था। तो ये वो तमाम कारनामे हैं जो अंजाम दिए गए हैं वहाँ पर, और ये इसीलिए शायद नईम शेख जो जज हैं इनको लाया गया था ताकि ये वहाँ पर चौधरी साहब को वो डिलीवर कर सकें जो जज मोहम्मद अब्बास डिलीवर नहीं कर रहे थे। इसी तरह से लाहौर में भी एक आमद है और फैसले की लिखा जा रहा है वो फैसला।
वो एक और केस है जो लाहौर में शेर शाह ब्रिज जो है उसके ऊपर केस ये है कि उसके ऊपर हमारे रहनुमाओं ने बहुत सख्त तकरीर की थी। तो तकरीर सख्त करने का केस है और कहा है कि इस तकरीर की वजह से वरगलाया गया लोगों को और हमला करवाया गया कोर कमांडर हाउस के ऊपर। अब उसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, ये मेन उसमें अक्यूज़ हैं। ये तकरीबन 14 लोग हैं टोटल जिनको इसमें भी सज़ाएं सुनाई जाएंगी और एक आम एक्सपेक्टेशन है कि आज या कल सुबह जो है इसमें सज़ाएं सुना दी जाएंगी। जब हम आज कह रहे हैं तो रात गए किसी टाइम भी या फिर कल दिन में किसी वक्त भी सज़ाएं सुना दी जाएंगी, ये एक एक्सपेक्टेशन है इस सारे मामले के अंदर। कोट लखपत जेल के अंदर भी पुलिस की नफरी तैनात है और ये बताया गया है कि वहाँ पर जो लोग जमानत पर थे पहले से उनको वहीं रोक लिया गया है क्योंकि पुलिस को पहले से ही पता है कि उनको सज़ाएं हो जाएंगी तो उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। अब अगर वहाँ भी 10-10 साल की सज़ाएं हुई तो इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल साहब नहीं चाहते कि इनमें से किसी की ज़मानत भी हो। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 7 साल तक की अगर सज़ा हो तो ज़मानत भी थोड़ी कदरे आसानी से मिल जाती है, सस्पेंशन भी सज़ा की आसानी से हो जाती है। 7 साल से ऊपर फिर लंबा अरसा आपको जेल में पहले रहना पड़ता है सज़ा की आपको ज़मानत लेनी हो या उसे सस्पेंड करवाना हो। अब ज़रा अगली खबर की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी, उन्होंने भी 9 मई के 4 केसों में बरियत की दरखास्त जमा करवाई। उस पर समाअत हुई लेकिन 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों को नाकाबिले समाअत हाई कोर्ट के अंदर नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि जाइए और जाकर ट्रायल कोर्ट से रुजू कीजिए। अब ये भी एक हैरान कुन बात है। फवाद चौधरी ने पार्टी भी छोड़ दी, फवाद चौधरी ने ट्वीट्स भी कर दिए, फवाद चौधरी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन उनकी जान नहीं छोड़ रहे। अब उनसे क्या निकालना है ये हमारी समझ से बाहर है। वो तो आपने जैसा कहा कम से कम उन्होंने कोशिश की वो करने की, क्योंकि आपने सियासतदानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी कि वो सियासत कर सकें। तो ज़्यादातर लोग जो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे ये तमाम जो फसाइयत थी उन्होंने अपने आप को एक साइड पर कर लिया, जिनमें एक फवाद चौधरी भी हैं, लेकिन उनकी भी जान नहीं छोड़ी जा रही, उनको भी इन मुकदमों के अंदर अब सजा दी जा रही है और मकसद एक ही है, खौफ व हरास पैदा करना और सबको डराना और उस डर के ऊपर अपनी जो हेड ऑफ स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना। अगली खबर बहुत ही अफसोसनाक है, इस्लामाबाद से है। डीएचए फेज 5 वहां से ये खबर है। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में जा रहे थे। ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप गौर से देखिए। गाड़ी अगर आप देखिए तो उसकी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो जल रही हैं, मीन उन्होंने ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव रखा हुआ है। फिर जब गाड़ी नीचे जा रही है तो आप देखिए उन्होंने गाड़ी की विंडो में से हाथ भी बाहर कर्नल साहब ने निकाला है। दोनों बाप बेटी गाड़ी में मौजूद थे जब पानी के अंदर नाले के बरसाती नाले के अंदर उनकी गाड़ी फंस गई और पानी के अंदर से वो बह गई। पिछले कई घंटों से रेस्क्यू वाले उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना गाड़ी का कोई अता पता मिल रहा है। पानी इतना ज़्यादा था, या तो वो गाड़ी डूब गई या वो बहकर दूर निकल गई, ना ही गाड़ी का पता चल रहा है कहीं पर और ना ही बाप बेटी का पता चल रहा है। कर्नल साहब, उनकी बेटी, दोनों के बारे में कुछ अभी तक उसके अंदर कोई सक्सेस नहीं है कि उनकी बॉडीज़ या वो जिंदा या गाड़ी, कोई चीज़ भी अभी तक नहीं मिल रही। हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, कश्तियाँ भी यूज़ हो रही हैं, रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो फेज़ 5 के करीब ये जो बरसाती नाला है इसके अंदर भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढा जाए। लेकिन आप वही जुल्म देखें, हम पहले भी आपको बताते थे कि जो कैप्टन ईमान दुरानी हमें बता रही थी कि एक 1965 की बुक है, एक 1971 की बुक है, उसमें अकाउंटेबिलिटी है, हम बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी करते हैं। ये पढ़िए अकाउंटेबिलिटी। जब आप बरसाती नालों की ज़मीनों पर कब्जा करके डीएचएस बना देंगे और कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर आप मुझे खुद बताइए कि ये हादसा तो होंगे ना। ये बहुत ही बदकिस्मत हादसा है। जाहिर है उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने ये तमाम इंक्रोचमेंट करके, ज़मीन पर कब्जा करके, बरसाती नालों दरियाओं की ज़मीनों के ऊपर इन्होंने पूरे के पूरे टाउन्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी। इनको ना कोई पूछने वाला है, ना बताने वाला है, ना सजा देने वाला है। हमें ईमान दुरानी साहबा तो बताकर पतली गली से निकल गई कि अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर होती तो ये सब कुछ इस तरीके से इल प्लान ना होता जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। बहरहाल ये कोई अकलौती बात नहीं है। दूसरी तरफ जो एनडीएमए के जनरल साहब हैं, आपको हमने बताया था, जनरल साहब इनाम शायद उनका नाम है, वो बिल्कुल गायब हैं। उनका कहीं पर आपको ये लोग, कितने लोग अभी तक जाँ बहक हो गए? 221 अफराद जाँ बहक हुए हैं अभी तक ये बारिशों में और इन सारी चीज़ों में, और 592 ज़ख्मी हैं। और ये एनडीएमए ने स्टेटमेंट जारी की है। आपको कहीं वो काम करते नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि आप कितने मर गए। चलें, शुक्र है ये काम कर रहे हैं कि वो गिन रहे हैं, शुमार कर रहे हैं कि कितने पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इतनी मेहरबानी है कि आप लाशें तो गिन रहे हैं। चले, लाशों से जिंदा को लाशों में जो तब्दील करने का काम पानी कर रहा है, आफत कर रही है, उसके अंदर आप रुकावट नहीं बन रहे। लेकिन चलें, आप हमें लाशें गिनकर ही बता रहे हैं, ये भी बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप ये भी ना करें तो आप मुझे बताएं कि आपसे पूछने वाला कौन है। पंजाब में 135 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 46, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 16 और दीगर इलाकों में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और ये नंबर्स जारी किए हैं एनडीएमए ने। बड़ी मेहरबानी जनरल इनाम साहब कि आपने कम अज़ कम नंबर ही जारी कर दिया। आप ये भी ना करते, सिर्फ गोल्फ खेलते, तो आपको किसने कुछ कहना था? किसी ने कुछ नहीं कहना था। अच्छा जी, अगली खबर, अलीमा खानम साहबा ने आज प्रेस टॉक की है अडयाला जेल के बाहर। आज इमरान खान साहब को उनकी
बहनों से नहीं मिलने दिया गया, अलीमा खानम साहबा के अलावा दूसरी दोनों बहनों से भी। किसी वकला को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी मासवाए एक वकील के। और बुशरा बीबी की फैमिली अंदर जा पाई, जिनकी इस दफ़ा बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और वहाँ इमरान खान साहब भी मौजूद थे। वहाँ उनकी भी उनसे मुलाकात हुई, जिन्होंने बाहर पैगाम यही भेजा कि मुझे जिस सेल के अंदर रखा गया है वो बिल्कुल एक तंदूर की तरह का है, वो इतना तपता है कि उसके अंदर रहना मुश्किल है। मैं इंसान हूँ, जिस दर्जा हरारत पर मुझे रखा है वो दर्जा हरारत इंसानों को रखने के काबिल नहीं है। और साथ साथ ही उन्होंने नाइजीरिया की एग्जाम्पल दी कि जिस तरीके से नाइजीरिया के पास सारे वसाइल हैं पूरी दुनिया में, पांचवां सबसे बड़ा उनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो एक गरीब तरीन मुल्क है। उसकी वजह वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पर डाकुओं को ऊपर बैठाया हुआ है। आज उन्होंने नई बात की, उन्होंने कहा ये डाकू और डफर्स का अलायंस है। अब आपको पता ही है, डाकू तो हमारे जरदारी साहब और शरीफ खानदान है, तो डफर्स आपको वो भी समझिए। तो उन्होंने आज खान साहब ने ये कहा है कि ये डाकू और डफर्स का अलायंस है जो पाकिस्तान को डबो रहा है और ये सारी जुल्म और फस्तायत की जा रही है। जो बुशरा बीबी की फैमिली है, उन्होंने बाहर आकर ये भी बताया है कि बुशरा बीबी पर और इमरान खान पर जुल्म बढ़ा दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया, मुकम्मल पंखा बंद कर दिया जाता है, जेल के अंदर मुकम्मल अजियतें दी जा रही हैं कि उन्हें किसी भी तरह से तोड़ लिया जाए। और मकसद एक ही है कि वो सरनगू करें, और जैसे बाहर फील्ड मार्शल साहब ने सब कुछ फतेह कर लिया है, वो चाहते हैं कि अब इमरान खान की जो कुव्वत इरादी है, उनकी जो खुददारी है, उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उसको भी वो किसी तरह से कैप्चर कर ले और फिर वो बाहर हेड ऑफ स्टेट बन के लंबा अरसा हुकूमत गुजारें। और क्योंकि अगर इमरान खान साहब उनके साथ कोई डील कर लेते हैं तो अवाम में जो इमरान खान की पजीराई है, जाहिर है फील्ड मार्शल साहब को लगता है कि उसको फ़र्क पड़ेगा। फील्ड मार्शल साहब को लगता है कि अवाम को ये अंदाज़ा होगा कि हमारा कोई लीडर भी तगड़ा नहीं है। और यही हमारे जितने भी फील्ड मार्शल आते हैं या आर्मी चीफ आते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि अवाम को ये बताना कि जो सियासी लीडरान हैं वो इनकम्पिटेंट भी हैं और कावर्ड भी हैं, और वो उनके करैक्टर भी अच्छे नहीं हैं, उनका मज़हब भी अच्छा नहीं है, वो मुहब्ब वतन भी नहीं है, रॉ के लिए भी काम करते हैं और CIA के लिए भी काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें साबित करनी होती हैं सियासी लोगों के ऊपर उन्होंने, ताकि अवाम अपने सियासी लीडरान से मुतनफ़र हो जाए और फिर जाकर मजबूरी में उन्हीं के साथ रजू करे। तो ये वो काविश है जो वो अभी भी कर रहे हैं। अलीमा खानम साहबा ने यह भी बताया है कि इमरान खान के बेटे सबसे पहले अपने वालिद से मिलने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ पार्टी 5 अगस्त के हवाले से क्या कर रही है, उन्होंने कहा हमें इसका नहीं पता। अलीमा खानम साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के लिए इमरान खान का केस तैयार करने पर है। बहरहाल ये आज उन्होंने डिस्कशन की, बताया उन्होंने यही जो उसका लुबे लवाब था कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां, टॉर्चर तेज़ कर दिया गया है ताकि उनको किसी भी तरह से वहां तोड़ लिया जाए। अगली खबर लाहौर से है, जहां पर तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के इनेकाद के लिए दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा करवा दी। इजाज़त तो इन्होंने कोई नहीं देनी, लेकिन अच्छा है हुज्जत तमाम की गई है, क्योंकि अब डिप्टी कमिश्नर साहब इसको घुमाना शुरू कर देंगे, पूछना शुरू कर देंगे, ये पाबंदी, ये बयान अल्फी लिख के दें, वो बयान अल्फी लिख के दें, और आखिर पर इनकार कर देंगे। अगर हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ पहले बहुत दफ़ा हो चुका है, हाई कोर्ट में रिट करेंगे तो हाई कोर्ट के जजेस भी बस ज़ुबानी जमा खर्च करेंगे, क्योंकि वो बेचारे भी तो अब मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हुए पड़े हैं, उनकी भी तो कोई नहीं सुनता, या वो फैसले दें तो उनको खतरा होता है कि उन्हीं को ना चुक लिया जाए कहीं। आपको अभी हमने बताया कि जज मोहम्मद अब्बास को कैसे यरगमाल बनाया गया, कैसे उन्हें उनकी अदालत में यरगमाल बनाया गया और उनकी अदालत के ऊपर फायरिंग भी की गई। तो इन तमाम जजेस को भी वही फिक्र है। देखते हैं लाहौर के अंदर क्या होता है। अगली खबर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 6 साल बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे थे 6 साल जो जाँ बहक हुए हैं। मार्च से अब तक 6 ऐसे हमले हो चुके हैं जहाँ पर 18 आम शहरी जाँ बहक हो चुके हैं और 35 जख्मी हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने जेल में से बार बार ये कहा है कि ये जो गैर कानूनी ड्रोन हमले हैं इनके ऊपर FIR दर्ज करवाई जाएं, लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे ड्रोन हमले के ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, मासूम बच्चे ड्रोन हमलों से शहीद हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं। तो जाहिर है इमरान खान साहब का जो एक दरीना स्टांस है, उनका कोई नया स्टांस नहीं है। आपको याद होगा 2011, 12, 13, 14 उन सारे सालों में वो ड्रोन्स के खिलाफ एहतजाज करते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे, टांग तक गए थे लॉन्ग मार्च करते हुए वज़ीरिस्तान और उन तमाम इलाकों में। और वजह यही है कि वो समझते हैं कि ये आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। अब अगर पूछा जाए तो कई दफ़ा हमारे इदारे कहते हैं ये हमने नहीं किया, ये तालिबान ने किया, तालिबान कहते हैं हमने नहीं किया। बहरहाल जिसने भी किया तो गलत है, मासूम लोगों को शहीद करके। तो FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे कि ये असल में हमला किसने किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगली खबर CCD, एक नया इदारा इन्होंने बनाया है। ये क्राइम को काउंटर करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पुलिस के अंदर, और अब ये धड़ाधड़ जाली पुलिस मुकाबले कर रहा है। कल हमने आपको बताया था कि 4 पुलिस मुकाबले इन्होंने लाहौर में करके कत्लो गारत की है। आज हमारे पास खबरें हैं कि चकवाल में CCD का पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना मुलजिम हलाक। सराय आलमगीर में CCD का मुकाबला, 2 शहरी हलाक। फैसलाबाद में CCD का
पुलिस मुकाबला, एक शहरी हलाक और तीनों जगहों पर एक भी पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी नहीं हुआ। और इसके खिलाफ पिटीशन गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कल आईजी को तलब किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में मुलजमान की हलाकतें हो रही हैं। गोली कितनी समझदार है, पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती, सिर्फ मुलजमान पर या मुजरमान पर लगती है। और जाहिर है सबको पता है कि ये कत्ल गारत हो रही है, मरियम नवाज़ के कहने पर हो रही है। उन्होंने सीसीडी जो डिपार्टमेंट बनाया है उससे वो कहने को तो इस वक्त वो मुलजमान की हलाकतें करवा रही हैं, लेकिन ये काम खुलता जाएगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। और फिर इसी यूनिट को इस्तेमाल किया जाएगा अपने सियासी मुखालफिन को भी मरवाने के लिए। ये जो कानून से हटकर, कानून से बालातर होकर ये जो कत्ल गारत की जाती है, ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, लेकिन बहरहाल अब पुलिस इस्तेमाल हो रही है। पुलिस को एक डेथ स्क्वाड की तरह बना लिया गया है, असैसिनेशन स्क्वाड की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तरह के लोग लगाए गए हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर जो उनके ये सारे काम कर सकें। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।